So I'm going to start that. The first question was, how would you calculate interest on drawings of equal amounts drawn on the first day of every quarter? Quarterly drawings अगर हैं, अगर quarterly drawings हैं, how will you calculate the interest on that? इंटरेस्ट यहाँ भी जो पूछा गया क्वेश्चन, दैट वाज नंबर ऑफ मंथ्स की जो बात हो रही थी. नंबर ऑफ मंथ्स वाज 7.5. इस केस में हमने ये डिस्कस भी किया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे उसका आंसर आना था. अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग्स की गई हैं, फर्स्ट विड्रॉल के बाद टाइम कितना बचता था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना था? 12 months. 12 months. 12 months. थोड़ा सा ऊंचे बोलना बेटा. Sir, 12 months. 12 months. It was in the beginning of the quarter. Every quarter the amount has been withdrawn in the beginning of that quarter. So 12 months were there जो कि बचते थे. And what was the time left after first last withdrawal? It was 3 months. 3 3 months. months. 12 plus 3 divided by 2. It is the interest will be calculated for 7.5 months. For 7.5 months the interest will be calculated. जो फार्मूला था उसका, ये जो आंसर था वो इतना सफिशिएंट था, ये सफिशिएंट था आपका. दिस वाज ओके. अब कईयों ने क्या किया, कईयों ने एग्जांपल लेके भी कर लिया, हार्डली एनी प्रॉब्लम. आपने एग्जांपल ली, आपने कोई अमाउंट अज्यूम करी, आपने रेट अज्यूम किया, कर लिया. बट द प्रॉब्लम इज कि सभी की एग्जांपल यही क्यों थी, 1000 रुपीज और 12% पर एनम, ऐसा क्यों था? ये सभी के केस में ₹1000 ही क्यों विड्रॉ हुए, और सभी के केस में इंटरेस्ट था, उसका रेट 12% क्यों था? आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग, है ना. उस पे आपने फिर निकाला, आपने ठीक 7.5 मंथ्स का निकाल दिया, तो आंसर सभी का 37.5 आ रहा है. देखो 37 रुपये 50 पैसे आंसर आ रहा है. कितना आउट सा आंसर है, और आधी क्लास का ये आंसर आ रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना. आप लोगों ने इस बार भी कसर कोई छोड़ी नहीं. वैसे स्टिल कई बच्चे ऐसे भी थे जो चाहे उनके मार्क्स कम आ गए, चाहे वो फेल भी हो गए हैं, लेकिन चीटिंग नहीं करी. आई अप्रिशिएट दैट. अगेन आई एम सेइंग, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था, उनको कम मार्क्स लेना, उनको फेल होना मंजूर था. अदरवाइज फेल होना, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग, या फेल हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. लेकिन नकल मारने से अच्छा उन्होंने फेल माना, कम मार्क्स माने, उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ. नाउ इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ देम जिनके मार्क्स कम आए हैं कि वो अब मेहनत भी करेंगे, है ना, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और ज़्यादा मार्क्स भी लेके आएंगे. राइट. सो आपका 37.5 जो आपका आंसर आ रहा था, मैंने वो भी ठीक किया जिस मर्जी तरीके से आपने वो किया हुआ था. अदरवाइज आंसर वाज सफिशिएंट. या फार्मूला लिख लेते, टोटल ड्राइंग्स इनटू आर अपॉन 100 इनटू 7.5. मेन यहाँ पे जो आंसर था वो 7.5 था. सेकंड क्वेश्चन इज, under what heading and subheading would you show unclaimed dividend while preparing the balance sheet? While preparing the balance sheet, unclaimed dividend will be shown as current liability and subhead other current liability. Third is, state whether current ratio would increase, decrease or not change if the debentures are converted into shares. When the debentures are converted into shares, जो दो aspect वहाँ बन रहे हैं, एक है आपका डेट्स जो है वो कम हो रहे हैं, एक है आपकी इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. डेट और इक्विटी, हमारे पास रेशियो है करंट रेशियो. करंट रेशियो में या करंट एसेट्स आती हैं या करंट लायबिलिटीज आती हैं, वहां पे ना डेट्स आ रहे हैं ना ही इक्विटी आ रही है. तो दिस विल नॉट इफेक्ट द करंट रेशियो. द करंट रेशियो विल रिमेन सेम 1:1, है ना. यहाँ पे चाहे करंट रेशियो यहाँ पे तो इक्वल थी, 1 थी, चाहे मोर देन 1 होती, चाहे लेस देन 1 होती, आंसर हमारा सेम रहना था. बिकॉज इन दोनों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो करंट रेशियो को इफेक्ट कर रही है. इट इज बीइंग अनइफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, honorarium paid to the doctors by an institution is the dash item. The answer is whether capital item or it is the revenue item. Honorarium paid to doctors, it is a revenue item. और आप में से कुछ बच्चों ने आंसर लिखा हुआ था honorarium paid. honorarium paid, आप देखो आंसर लिखा हुआ. क्वेश्चन क्या था? honorarium paid to a doctor by an institution is a dash item. कैपिटल आइटम और ऑप्शन भी दी हुई, और हम आंसर लिख रहे हैं ऑनरेरियम पेड. मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने चीटिंग करके पेपर किया कि अगर आप चीटिंग करके ना करते ना तो शायद आप पास हो जाते,
या आपके इतने भी मार्क्स आए उससे ज़्यादा आ जाते हैं। बिकॉज जब चीटिंग वाला मटेरियल मिल गया ना, अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है उसके बाद। तो हमारे साथ वही हुआ इस बारी, है ना। 1 मार्कर्स तो खास करके हमने कॉपी करके किए, मेरे को लगता है। आपने देखा नहीं क्वेश्चन नंबर क्या है, वहां पे क्वेश्चन पूछा क्या गया, वहां पे ऑप्शंस दी हुई है। दोनों ऑप्शन को छोड़ के हम तीसरी ऑप्शन ले रहे हैं जो किसी और ने हमें फोटो भेजी हुई है या बता दी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे द आंसर वाज रेवेन्यू आइटम बिकॉज इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब। नेक्स्ट इज how much amount will be recorded in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 if a club has 200 members each paying an annual subscription of rupees 800। ये बड़ी क्लियर बात हुई थी कि इनकम एक्सपेंडिचर में whenever it has been asked what is the amount to be transferred income expenditure account as subscription income, कैसे उसको करेंगे। उसे करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स को पर मेंबर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद चाहे वो हमें एडवांस दिया है, चाहे वो ड्यू दिया हुआ है, ओपनिंग ईयर का है या क्लोजिंग, वट एवर इज देयर, हमारे लिए एवरीथिंग इज इररेलेवेंट। एवरीथिंग इज इररेलेवेंट जब हमें नंबर ऑफ मेंबर्स और पर मेंबर अमाउंट दी हुई हो उस केस में। दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पोस्टिंग ओनली, नॉट बैलेंस शीट। बाकी सारा पॉइंट बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ आपने सिंपल 200 को 800 से मल्टीप्लाई करना था, रुपीज आने थे आपके 1,60,000 और वो आपने पोस्ट कर देने थे इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम आपने दिखा देनी थी, बाकी प्लस माइनस आपने कुछ नहीं करना था, वो सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया हुआ था आपको, राइट। नेक्स्ट इज while preparing a cash flow statement, dividend received by an investment company is classified under which activity? Dividend received by investment company, company investment company है, simple company नहीं है। dividend received will be operating activity, it is an operating item। कंपनी का काम ही ये है, dividend receive करना, interest receive करना। तो कंपनी इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर कंपनी कोई और होती then this transaction would have been posted in investing activity, तब वहां पे आया होता। रिसीव्ड है, फाइनेंसिंग में कभी भी नहीं आ सकता। फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड आता है, रिसीव जो है वो या ऑपरेटिंग में आएगा या इन्वेस्टिंग में आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसका मेन काम ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। अगर कोई और कंपनी होती है, इट इज रियल एस्टेट कंपनी या इट इज एनी अदर कंपनी, से स्टेशनरी कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, कोई कंपनी होती है, उस केस में ये इन्वेस्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mention the net amount of source or use of cash from the following। the net amount here, when you will add and compare the debit side with the credit side, nothing is there, zero आ रहा है, it means no flow of cash is there। जितनी assets ली गई हैं उतनी की ही liability ली गई हैं, no amount is being paid। 64 plus 8 72 बन रहा था, उधर 56 plus 16 72 बन रहा था। डेबिट क्रेडिट आपस में मैच कर रहे थे। no cash is being paid by the company to other company, so it will result in no flow of cash। Next is state the ratio in which the continuing partners share the amount of cash to be paid to the retiring partner as goodwill। It's very important to read the question very carefully, it's very important, है ना। कई बार एक एक वर्ड जो है वो क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देता है। यहाँ पे गुडविल की बात हुई है, द रेशियो इन विच दे पे टू रिटायरिंग पार्टनर। वो गुडविल की बात, ओल्ड गुडविल की बात नहीं कर रहा, वो उस गुडविल की बात कर रहा है जो उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को देनी है। इट इज ऑलवेज इन गेनिंग रेशियो, कभी भी किसी और रेशियो में नहीं होती। गुडविल जो है एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो में दी जाती है। इसके अलावा अगर वो ओल्ड गुडविल की बात करता तो ओल्ड रेशियो आती। यहाँ वो रिटायरिंग पार्टनर गुडविल शेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ वो गेनिंग रेशियो की बात कर रहा है। आंसर वाज गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट इज under which type of activity will you classify the sale of trademarks? Sale of trademarks जो है, it is the sale of an asset, actually it will be inflow in investing activity। next is this asset is considered as an intangible asset but not a fictitious asset। name it asset is intangible but not a fictitious। इट वॉज वेरी इजी, अदरवाइज अगर हम ध्यान से देखते, कंफ्यूजिंग तब होता अगर मैं कहता कि फिक्टिशियस है, इंटेंजिबल नहीं है। मैंने सिंपल रखा था, इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है, तो जितनी इंटेंजिबल एसेट्स हैं आप सारी वहां पे जो मर्जी आप वहां लिख सकते थे,
गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट राइट्स है, लाइसेंसेज हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स ही हैं। एंड ऑल दीज एसेट्स, इसमें से कोई भी एसेट ऐसी नहीं है विच इज फिक्टिशियस वन, है ना। अगर क्वेश्चन उल्टा होता ना, तो एसेट इज फिक्टिशियस, वो बताइए कौन सी है, तो हम कह सकते थे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो वहां पे आ सकता था। तो हम कह सकते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो वहां पे आ सकता था, है ना। यहाँ पे उसने इंटेंजिबली पूछी हुई थी। नेक्स्ट इज M and N are partners sharing profits in the ratio of 6:5. R is admitted for 1/10 share. What will be the sacrificing ratio? See, this is case number 1, when old ratio of old partners and new partners, the share is given and nothing else is given. That we say it is in the case of admission of partner, it is the case 1. When case 1 is there, the sacrificing ratio and the old ratio are same. तो आंसर वुड हैव बीन 6:5। जो ओल्ड रेशियो थी पार्टनर्स की, वही जो था वो आपका आंसर बन रहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। देन इज नंबर 12, जानकी, गोपाला एंड कविता आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Kavita retired from the firm after making adjustments for reserves and revaluation of assets and liabilities. The balance in Kavita's capital account was rupees 5 lakh. Janki and Gopala paid rupees 650 to Kavita in full settlement. Identify the item for which Janki and Gopala paid rupees 150 more to Kavita. One of those questions जहाँ पे ज़्यादा चीटिंग हुई। वैसे तो 1 मार्क सारे आपने मोस्टली चीटिंग से ही किए, है ना। आपकी राइटिंग से, आपकी प्रेजेंटेशन से चली जाता है पता। द पॉइंट इज कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी इन्वॉल्व थे जिनको होना नहीं चाहिए, जो तो थे मेरे जैसे ना, चलो वो तो चलता ही है, जिनको पास होने के लाले पड़े हुए थे, पढ़े ही नहीं कभी, वो तो हो गए, है ना। उनका तो चलो कह ही सकते हैं कि बनता ही था, है ना। लेकिन 2-4 बच्चे ऐसे इन्वॉल्व थे इसमें जो होने नहीं चाहिए, जिन्होंने क्लासेस भी लगाई, रेगुलर लगाई, और आता भी होगा उनको। नहीं आता होता तो छोड़ना बेटर था मेरे ख्याल से। हमें ऐसे मार्क्स हमें नहीं चाहिए, हम पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं, ऐसे वाले मार्क्स नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बच्चे कुछ ऐसे इन्वॉल्व रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन चीटिंग में आया, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसका बनता था 5 लाख रुपया कविता का ऑन हर रिटायरमेंट, एंड शी हैज बीन पेड रुपीज 6,50,000. So the difference amount is the goodwill of her share of goodwill, not goodwill only. It is her share of goodwill. हर शेयर क्यों हम कर रहे हैं बात, बिकॉज रुपीज 1,50,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ कविता, नॉट फर्म। फर्म का नहीं, ये कविता का है। प्रॉपर आंसर शुड हैव बीन इट इज द कविताज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज 1,50,000। एक सम भी ऐसा आया था, मेरे को याद है, अपनी बुक का ही है वो, उसमें रिटायरिंग पार्टनर को हम 1,88,000 पे कर रहे थे, ये अमाउंट थी। और जो उसका जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका बन रहा था शायद 1,52,000। जो डिफरेंट जो अमाउंट थी दैट वाज द शेयर ऑफ गुडविल। हमने क्लास में क्वेश्चन भी किया था ये वाला। अदरवाइज भी जो उसका ज्यादा बनता है, उसको ज्यादा हम दे रहे हैं, वो गुडविल का ही शेयर रहेगा। देन इज which of the following items can't be recorded in the profit and loss appropriation account? The options were interest on partners loan, commission paid to partners, transfer to reserves, and none of the above. The answer was interest on partner loan, because the question is asking which item is not a part of profit loss appropriation account. एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात नहीं हो रही। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता है और एक कमीशन टू पार्टनर्स वो भी होता है। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, एंड इफ इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन इट शुड नॉट बी देयर इन दैट अकाउंट, इट शुड बी देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मस्ट टू बी पेड, पे करना ही पड़ेगा, है ना। कमीशन पेड टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व, these are the appropriation, they depend upon the profits, whether the profits are available or not. If they are available, then only profits are appropriated. If the profits are insufficient or are not available, then in that case these are not appropriated. But interest on partner loan is not an appropriation, it is a charge against the profit. So answer was interest on partners loan. Then है आपका next question is name any capital item appearing on the credit side of receipt and payment account. Again I am saying, see how important this is to read the question carefully. Any capital item, उसने कोई ऐसी आइटम नहीं कही, कोई आइटम आप लिख दो। capital item which is appearing on the credit side of receipt and payment account, payment side। कोई आप परचेज की डाल देते,
परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, है ना, नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग लिख देते, मशीनरी, या आप लिख ही देते नॉन करंट एसेट, तब भी चलता था। कई बच्चों ने एक्सपेंसेस ही लिख दिए, इट मींस एक्चुअली उनको क्लियर ही नहीं है कैपिटल आइटम्स कौन सी होती हैं और रेवेन्यू कौन सी होती हैं, उनको तो हमारे स्कोप से बाहर चले गए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट लर्न कि कैपिटल आइटम्स कौन सी होती हैं, रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती हैं। उसके बाद जब आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो परचेज ऑफ एसेट, वो आंसर मैंने रॉन्ग किया है, बिकॉज ऑल एसेट्स परचेज आर नॉट कैपिटल आइटम्स। वहां मेंशन करना चाहिए था परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, या फिर आप एसेट का नाम लिख देते, आप मशीनरी लिख देते, आप बिल्डिंग लिख देते, आप बुक्स की परचेज लिख देते, आप कंप्यूटर्स की परचेज लिख देते, आप इन्वेस्टमेंट की परचेज लिख देते। आपने बड़े सम्स किए हुए हैं, हर सम में पेमेंट साइड पे कैपिटल आइटम में कोई ना कोई चीज आई ही हुई है ना। तो अगर आपने सिंपल एसेट लिखा है तो मैंने वो मार्क्स नहीं दिए हैं, मैंने नॉन करंट एसेट्स या एसेट का नाम लिखा हो तब मार्क्स दिए होंगे। देन इज विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन केस ऑफ नॉट प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी एंटिटी। एनपीओ के केस में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है विच इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनली पूछा है ना, यस नॉमिनल अकाउंट। और एनपीओ वाले केस में हम 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, 3 ही करते हैं हम स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स, एक होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक होती है बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इन नॉमिनल अकाउंट वी ट्रांसफर द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, और इनकम एक्सपेंडिचर में ही हम जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम्स ट्रांसफर कर रहे हैं। सो आंसर वाज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR are partners sharing profits and losses in the equal ratio. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings at the rate 10% per annum had not been taken into consideration. The drawings of the partners were rupees 6 lakh, rupees 4 lakh 20,000 and rupees 1 lakh 80,000 respectively. Give the necessary adjusting entry. The topic here was past adjustments. Past adjustment, जब हमने अपने फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर दिए एंड आफ्टर दैट वी हैव फाउंड दैट एनी अकाउंटिंग एरर, एनी मिस्टेक वाज देयर, हमने वो देखा उसके बाद, है ना। तो यस, हमने उसके बाद देखा ऐसा हो गया। यहाँ जो पॉइंट था मेन, सभी ने ठीक किया, मोस्टली सभी ने ठीक किया, मेथड सही लगाया। जिन्होंने मिस्टेक की है उनकी मिस्टेक क्या थी, आपने 6 मंथ्स नहीं लगाए, और ये कई बारी बात हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नेवर बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। जब वहां पर एनम वर्ड लिखा हुआ हो, जहां पे लगा था 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपका विदाउट डेट दी हुई है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर, इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। तो जो आपका आंसर आना था, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर इज कैपिटल, एंट्री तो आपकी ठीक थी, अमाउंट वहां पर करनी थी 10,000, 1,000 एंड 11,000 रिस्पेक्टिवली, आपकी वो डबल हो गई, 20,000, 2,000 एंड 22,000, वो आपका गलत हो गया, वहां आपका गलत हो गया ये, ठीक है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं लगाया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई, अदरवाइज मोस्टली आपका ये क्वेश्चन ठीक ही था। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ पार्टनर वाले केस में आया था क्वेश्चन, सोनी मोनी एंड टोनी वाला, जहाँ पे टोनी की डेथ हो जाती है और वहाँ पे बैलेंस शीट में आपको दिए हुए एसेट लायबिलिटीज एंड नीचे पूछा गया है गुडविल की एंट्री करिए ऑन द इवेंट ऑफ टोनीज डेथ एंड कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड पास दैट एंट्री टू। जो सीबीएसई ने सिलेबस में से जो डिलीट किया है ना, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल, है ना, उसकी कैलकुलेशन तो आ ही सकती है, कैलकुलेशन तो हर एक चीज की है, वहां पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की भी है, गुडविल की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रिवैल्यूएशन, ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस जो पड़े हुए हैं, वो सबकी किसी की ट्रीटमेंट एंट्री में आ सकती है। इसलिए मैंने आपको जब टॉपिक ये करवाया था, मैंने डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल में करवाया था कि ताकि आपको एंट्री करनी इजी रहे, तो आप एंट्रीज लर्न करते फिरोगे मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री थी गुडविल की, अदरवाइज गुडविल की एंट्री इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर इज सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेम ही है वो, है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिजीज पार्टनर इन गेनिंग रेशियो विद द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। और दूसरी एंट्री थी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दैट डिजीज पार्टनर कैपिटल, दैट इज टोनी एंड टोनी था ओनली, है ना। दिस वाज आल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जहां पे चीटिंग हुई, है ना। सी हमने कभी ऑनलाइन पढ़ा नहीं,
पढ़ाया भी नहीं, बात तो वैसे पढ़ने की हो रही। हमने पढ़ा नहीं तो हमें पता नहीं चीटिंग होती कैसे है। ये आप लोग ही हमें सिखा देते हो सर चीटिंग ऐसे भी हो जाती है। हम छोटे सुनते होते थे कि ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, आप भी सुनते ही होंगे कि नकल भी करनी हो ना उसके लिए भी अकल चाहिए होती है। अब आप लोगों ने बता दिया कि सर हमने नकल कर ली है, ये आप हमारा पॉइंट पकड़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। आपने आंसर लिखा गुडविल का, आपने आंसर लिखा सोनी डेबिट, मोनी डेबिट टू टोनी, फाइन। और प्रॉफिट लॉस का लिखा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस डेबिट टू टोनीज कैपिटल। नो फाइंड द डिफरेंस। अगर एक बच्चे ने किया होता ना तो मेरे को पता नहीं चलना था। अब ये अगर 15-20 बच्चों ने किया हो या उससे भी ज्यादा किया हुआ हो तो वो चल जाता है पता, फिर वो चल जाता है। यहाँ पे आप कहीं कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे आप कैपिटल वर्ड यूज कर ले। मैं ये मानता हूँ ये मिस्टेक एक बच्चा कर सकता है, मैं ये भी मानता हूँ कि 2-3 भी कर सकते हैं, लेकिन 20 बच्चे सेम मिस्टेक नहीं कर सकते ना। सही वाला क्वेश्चन सेम हो सकता है, गलत वाला क्वेश्चन तो सेम नहीं हो सकता। आप लोगों ने ये मिस्टेक करी, वहां पे आप पकड़े गए। हमने ऐसी वैसी चीटिंग कभी की तो नहीं, लेकिन हम पकड़ लेते। पकड़ने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हम करने में नहीं थे, हमें तब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है ना। तो एंट्री शुड हैव बीन सोनी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टोनी इज कैपिटल। एंड ये ठीक थी आपकी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट टू टोनी इज कैपिटल। डोंट आस्क मी कि सर आधा नंबर ही काटा होगा। हाँ, अगर मैं बोर्ड में होता मैं आधा नंबर ही काटता। मैंने यहाँ पे 4 में 3 नंबर काटे हैं, मैंने 1 नंबर दिया इसलिए है, कोई बात नहीं आप ले लो, लेकिन वो चल रहा है पता कि आपने चीटिंग करी थी। इसका मतलब वो बच्चा भी फंस गया जिसने यहाँ स्टार्ट किया था, जिसने खुद एक ने तो खुद किया होगा ना, उसके भी कट गए। मैंने 4 में से 1 मार्क सिर्फ दिया है, मैं 4 में से 4 भी काट सकता था। चीटिंग केस बंद, मेरे पास बड़े क्वेश्चन थे, मैं सारे के सारे मार्क्स काट सकता था। मैंने 4 में 1, 6 में 1.5 मैंने दे दिए नंबर, है ना। नुकसान किसका हुआ है? इनिशियली जिसने ये स्टार्ट किया उसका ज्यादा हुआ है नुकसान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला क्वेश्चन था एनपीओ का, जिसमें आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड जो बैलेंस शीट थी वो प्रिपेयर करनी थी। इसमें जो पॉइंट था जहां पे आप लोगों ने मिस्टेक करी वो था आपका सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन यहाँ बन रही थी 185 दी हुई थी प्लस 40,000। सिर्फ आपने ये करना था। जो बाकी की फिगर्स आपको दी हुई थी, एक और फिगर थी वो आपकी ये नहीं थी, वो आपकी पिछले साल की थी। या आपने यहाँ पे 185 में 40,000 ऐड करके फिर आपने इसको 225 जो था वो लेना था। और यहाँ पे एक पॉइंट था सम में कि अमाउंट जो थी वो आगे पीछे ऊपर नीचे दी हुई थी, एक अमाउंट ऊपर शिफ्ट हो गई थी, है ना। वो आपने खुद देखना था कि अमाउंट ऊपर शिफ्ट है। आप लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 275 ले लिया, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो 275 ले लिया, जबकि वो टोटल था वो 275 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं। फाइन। जो मिस्टेक आपने मेन कमिट करी है वो यही कमिट करी है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आपने ठीक नहीं डाली। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, एटलीस्ट आपने ये पढ़ा हुआ था कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू डिफरेंस इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। हाईली अप्रिशिएटेड। आपको ये पता था कि नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट इज इक्वल टू डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, है ना। तो डिफरेंस जो था वो 3000 का था, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट 3000 था। आप लोगों ने ये जो आपका नेट चेंज आ रहा है A प्लस B प्लस C आ रहा था वो 3 आना चाहिए था, प्लस जब आप इसका 75 करते तो क्लोजिंग आपका 78 आ जाता, क्योंकि 78 ही आपको दिया हुआ था।
आपको नहीं पता आपने ए में क्या किया है, आपने बी में क्या किया है, आपने सी में क्या किया। आपको ये पता था कि ये 3 आना चाहिए, कि जैसे मर्जी आ जाए। आपने 3 लेके आना था कि सर मैंने 3 ले आया हूँ, है ना, मैंने 75 प्लस कर दी ओपनिंग की, देखो मेरा 70 क्लोजिंग आ गई। लेकिन जब आपने ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे, आपका वो मिल ही नहीं रहा था, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वहां पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनना था, वहां से परचेज की वैल्यू 66,000 आनी थी, उसके बाद 96,000 का कैश यूज आना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ये आंसर था। आप लोगों ने, एक ने बनाया नहीं, जिसने शुरू किया उसने अकाउंट बनाया नहीं, अकाउंट नहीं बनाया तो परचेज की अमाउंट गलत हो गई, परचेज की अमाउंट गलत हुई एसेट की, तो पार्ट बी गलत हो गया। पार्ट बी गलत हो गया, होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो 3 लिखा। आपका 3 बन नहीं रहा था, आपने 3 लिख दिया, आपने ऐसे किया। अगर आप गलत लिख देते ना वहां पे, मतलब मिस्टेक, आप इसको छोड़ देते 3 ना लिखते, मैं आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देता, कोई बात नहीं। आपसे नहीं निकला, आपने तो गलती नहीं करी, आपने तो ठीक ही किया। आपने एक्चुअली चीट करने की कोशिश करी, चीट करने की कोशिश करी। आपको 6 में मेरे को लगता है कि दोनों मिले होंगे इस केस में, जिन्होंने ऐसे किया, जिनका ये 3 बन नहीं रहा था ना, उन्होंने बना दिया, ऐसे ही लिख दिया, उनको 1 मिला होगा 6 में या 2 मिले होंगे। मेरे को लगता नहीं किससे ज्यादा मैंने मार्क्स दिए होंगे, बिकॉज था नहीं। एक तो क्वेश्चन आपने चीटिंग करके किया, वो साफ चल रहा था पता। ऊपर से आपने ये भी नहीं देखा कि प्लस करके वो ए प्लस बी प्लस सी 3 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए आपको वो मार्क्स ही नहीं दिए गए। आपको 6 में 1 दिया हुआ या 2 दिया हुआ, है ना, तो फ्री वाले ही हैं, वैसे भी कौन सा बनते थे वो आपके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि रिटायरमेंट से था। रिटायरमेंट में से जहां जो मेरे को जो प्रॉब्लम आई मेनली, द पॉइंट वाज प्रीमिसेस वर अंडरवैल्यूड बाय 20% एंड स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 20%, 10%। ये वाला पॉइंट जो था वो आपका गलत था। प्रीमिसेस आपको दी हुई थी 160 की, प्रीमिसेस की वैल्यू थी 160 की, और स्टॉक जो था दैट वाज रुपीज 44,000। Premises are undervalued by 20% and stock is overvalued by 10%। इसका नहीं निकालना है 20 and 10%, ये ऑलरेडी एडजस्ट करके है। If it is undervalued by 20%, it means it is 80%. If it is overvalued by 10%, it means it is 110%। हमने ओरिजिनल वैल्यू लेके आनी थी, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी। इसका 20 या 10 नहीं आपने कैलकुलेट करना था, आपने यहाँ मिस्टेक एक ये करी जो यहाँ पे पॉइंट था। सेकंड, आपने यहाँ जो मिस्टेक करी, आप सम में देखिए, आपसे सिर्फ बैलेंस शीट पूछी हुई थी, सिर्फ बैलेंस शीट। मीन्स आपका सम का पार्ट बैलेंस शीट था, इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या कोई और कैलकुलेशन वो आपका वर्किंग नोट था। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आपने सम स्टार्ट किया रिवैल्यूएशन से, पार्टनर्स कैपिटल से। वर्किंग नोट तब काम के हैं अगर आपने सम किया हुआ है, अकेले वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलते। आपसे पूछा क्या गया है, बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट के मार्क्स थे। बैलेंस शीट करी होगी तो रिवैल्यूएशन के मार्क्स भी हैं, पार्टनर्स कैपिटल के भी हैं, बाकी के भी हैं। आप बैलेंस शीट बनाओ ना, आप वर्किंग नोट करके आ जाओ तो मार्क्स नहीं मिल रहे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। मैंने कई बार कहा था ये वाली बात कि आप अगर जो पूछा गया है उसको ही सम का पार्ट दिखाओगे, बाकी सारा वर्किंग नोट में दिखाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एडमिशन का, वेयर ए एंड बी वर ओल्ड पार्टनर्स एंड के ही वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे आपका तकरीबन सही था क्वेश्चन, ये वाला तकरीबन सही था, है ना। आंसर आपको पता था कि 10,06,000 है, वो फिर आपने वो निकाल ही दिया। बट आई एम श्योर कि अगर 51 स्टूडेंट्स में से अगर सपोज 35-40 का ये क्वेश्चन सही था ना, तो एक एंट्री थी, मैंने डाली जानबूझ के थी, जिससे मेरे को पता चल चीटिंग किस किसने की है। ए विल पे ऑफ द बैंक लोन था वो, है ना। आई एम डेड श्योर कि अगर 30-35 बच्चों का ये क्वेश्चन सही है ना, तो 10-12 बच्चों को पता होगा कि जब पार्टनर बैंक लोन या कोई लायबिलिटी पे कर दे तो एंट्री क्या है, क्या एंट्री है। अगर आपने ये अपने आप क्वेश्चन किया होता ना, आप में से आधे बच्चों ने इसको डाला होता रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये मैंने जानबूझ के पॉइंट डाला हुआ था बीच में, लेट मी सी कि कितने बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। यही पॉइंट्स है बेटा जो बता देते हैं कि आपने चीटिंग करी है या नहीं करी। आज भी आपने कर दिया, आज भी मैं पूछूं ना क्यों हुआ है, तो आप बता नहीं पाओगे बी वाला आंसर कैसे होगा जी। ये मतलब पार्टनर लोन, पार्टनर पे कर रहा है, तो अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट या क्रेडिट साइड एंट्री जहां भी आ रही है वो क्यों आ रही है, कई बच्चे नहीं बता पाएंगे, है ना। ये पॉइंट्स वो थे जहां से आपकी चीटिंग पकड़ी जानी थी, जानबूझ के डाले हुए थे। हर सम में कोई ना कोई ट्विस्ट ऐसा था
कि चीटिंग करने वाला बच्चा पकड़ा जाए, पूरा पकड़े गए, है ना। देन यहाँ पे यही था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही था, और इसमें प्रॉपर पूछा हुआ था आपसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अभी आप लोगों की प्रॉब्लम है तो बता दीजिए बेटा।